पिछले वीडियोज़ में हम अनपॉलंग के या पोलैरिटी रिवर्सल के तरीकों के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। सबसे पहला था इपॉक्साइड, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। दूसरा अल्फा हेलोकीटोन एंड एस्टर, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। तीसरा साइनाइड्स, जिसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके थे। अब हम चर्चा करेंगे पोलैरिटी रिवर्सल के दूसरे तरीकों पर, जैसे नाइट्रो कंपाउंड्स, एल्काइंस, 1,3-डाइथाइंस और डाइथायोएसीटेल। नाइट्रो कंपाउंड्स, सबसे पहले तो नाइट्रो ग्रुप एक स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जो कि कार्बन पर मौजूद हाइड्रोजन को एसिडिक बनाता है। नाइट्रो ग्रुप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जो कि कार्बन पर मौजूद हाइड्रोजन को एसिडिक बनाता है। अब ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है, वो एसिडिक हाइड्रोजन कई प्रकार के बेसिस के द्वारा उसको हम एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं, उसको हम हटा सकते हैं। अब उसके फलस्वरूप फिर क्या परिवर्तन आएगा? द रिजल्टेंट एनायन इज न्यूक्लियोफाइल एंड विल अंडरगो टिपिकल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, फॉर एग्जाम्पल एडिशन टू एल्डिहाइड। तो बनने वाला जो एनायन है वो किसी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस दे सकने में सक्षम होगा, अर्थात वो एल्डिहाइड से भी जुड़ सकता है और दूसरे पदार्थों से भी जुड़ सकता है। हेनरी रिएक्शन में एल्डिहाइड से जुड़ता है, द हेनरी रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्रो ग्रुप gives an aldehyde. This transformation is known as Neff reaction. जब हम इस नाइट्रो ग्रुप का हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो उसके फलस्वरूप हमको एक एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और ये ओवरऑल जो प्रक्रम है वो नेफ रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। पहली बात तो हम किस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं? नाइट्रो ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर का। ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर है वो कार्बन पर मौजूद हाइड्रोजन को एसिडिक बनाता है। जब इस एसिडिक हाइड्रोजन का बेसों के द्वारा डिप्रोटोनेशन कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, एब्स्ट्रैक्शन कर दिया जाता है, तो जो एनायन बनता है वो एनायन एक टिपिकल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दे सकता है, जैसे कि ये एल्डिहाइड कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप पर जुड़ सकता है, जैसा कि हेनरी रिएक्शन में होता है। और इस नाइट्रो ग्रुप का जब हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो वहाँ पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब देखिए, ये टारगेट मॉलिक्यूल 8 है। इसमें एक हाइड्रोक्सिल समूह है, एक कार्बोनिल समूह है। ये जो हाइड्रोक्सिल समूह और कार्बोनिल समूह है वो एक दूसरे से 1-2 रिलेशनशिप पर हैं, अर्थात इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है वो 1-2 पोजीशन की है। इसलिए यहाँ पर डिसोनेंट लेटेंट पोलैरिटी पैटर्न होगा। अब जब डिसोनेंट लेटेंट पोलैरिटी पैटर्न होगा तो वहाँ पर हमको आवश्यकता पड़ेगी फॉर द अनपॉलंग फॉर्माइल एनायन सिंथोन नाइट्रोमीथेन एनायन इज द सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछा जाता है
कि व्हाट इज द सिंथेटिक इक्विवेलेंट फॉर द फॉर्माइल एनायन सिंथोन। आंसर इज नाइट्रोमीथेन एनायन। तो ये जो टारगेट मॉलिक्यूल 8 है इसमें 1-2 रिलेशनशिप है। जब हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड को डिस्कनेक्ट किया, जिसको हमने रेट्रोसिंथेटिक एरे के ऊपर रिप्रेजेंट किया है तो जो हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव लेटेंट पोलैरिटी हो गई। वहाँ कोई हाइड्रोक्सिल समूह चूंकि पॉजिटिव लेटेंट पोलैरिटी जनरेट कर रहा है तो वहाँ पोलैरिटी रिवर्सल से संबंधित कोई समस्या नहीं है और उसका सिंथेटिक लूँगा RCHO। अब जो दूसरा काउंटर पार्ट बना उसमें कार्बनिल समूह वाले कार्बन पर पॉजिटिव के स्थान पर नेगेटिव है, जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैपेसिटी के हिसाब से कार्बनिल के कार्बन की लेटेंट पोलैरिटी पॉजिटिव चाहिए थी और इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पर ये जो सिंथोन है जिसका नाम फॉर्माइल एनायन सिंथोन है उसको पोलैरिटी रिवर्सल की आवश्यकता है या अम्पोलन की आवश्यकता है और उसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो CH2 नेगेटिव NO2 है। तो दिस इज द रिएजेंट फॉर द फॉर्माइल एनायन सिंथोन। ये एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला प्रश्न है, व्हाट इज द सिंथेटिक इक्विवेलेंट फॉर और रिएजेंट फॉर फॉर्माइल एनायन सिंथोन। अब हम सिंथेसिस की बात करके चलें तो नाइट्रोमीथेन आपने लिया, नाइट्रोमीथेन का NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो एनायन का हो जाएगा जनरेशन। और एनायन की जब आपने जो किसी कार्बनिल कंपाउंड से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कराई तो बनने वाले पदार्थ का हाइड्रोलाइसिस के पश्चात आपको टारगेट मॉलिक्यूल 8 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम नाइट्रो कंपाउंड को अम्पोलन रिएजेंट के रूप में काम में ले सकते हैं। एल्काइंस एज अम्पोलन। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हो कि एल्काइन में sp हाइब्रिडाइज कार्बन मौजूद हैं और उस sp हाइब्रिडाइज कार्बन के कारण जो जुड़े हुए हाइड्रोजन हैं वो एसिडिक नेचर में होते हैं। अब इन एसिडिक नेचर के हाइड्रोजन को हम बेस के द्वारा एब्स्ट्रैक्ट करके एसिटिलीन का एनायन का निर्माण करते हैं और ये जो एनायन बनते हैं वो अलग अलग न्यूक्लियोफाइल से या वैरायटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करने में सक्षम है। सब्सिक्वेंट हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड गिव्स ए कीटोन और इन ट्रिपल बॉन्ड का जो हाइड्रोलाइसिस के बाद कीटोन प्राप्त होता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसाइल एनायन इक्विवेलेंट सिंस the acetylene anion is equivalent to the synthone 10। यहाँ पर एसाइल एनायन इक्विवेलेंट के रूप में एसिटिलीन एनायन 9 को काम में लिया गया है। सबसे पहले अब टारगेट मॉलिक्यूल में देखें, यहाँ पे 1, 2, 1, 4, 1, 6 जैसी स्थिति को हम सीधे तौर पर ना लगाएं, सिर्फ पोलैरिटी रिवर्सल के संदर्भ में इसको चर्चा करें। सबसे पहले हमने इसको कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो रहा है इसलिए रेट्रोसिंथेटिक एरो के ऊपर हमने एक CC लिखा हुआ है। अब बनने वाले सिंथोन है जिसमें कि जो राइट साइड का जो सिंथोन है वो पॉजिटिव RCH2 पॉजिटिव दिखाया गया है और लेफ्ट साइड का सिंथोन है जिसमें कार्बनिल कार्बन के कार्बन पर नेगेटिव पोलैरिटी दिखाई गई है। अब लेटेंट पोलैरिटी कंसेप्ट के हिसाब से इस सिंथोन के कार्बनिल कार्बन पर पॉजिटिव पोलैरिटी आपकी होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर जो डिस्कनेक्ट किया गया वो नेगेटिव पोलैरिटी है, जिसके कारण इस सिंथोन 10 जिसका के नाम एसाइल एनायन सिंथोन है उसके लिए हमको पोलैरिटी रिवर्सल की आवश्यकता पड़ेगी और जिसके लिए रिएजेंट आपका
एसिटिलीन एनायन 9 है। तो अब इसकी सिंथेसिस की बात करें, पहले एसिटिलीन एनायन 9 हमने लिया, उसकी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराई और एल्किल हैलाइड से रिएक्शन के बाद अपग्रेडेड एल्काइन हमको प्राप्त हुई, जिसके कि मरकरी सल्फेट की उपस्थिति में एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस से आपको टारगेट मॉलिक्यूल 11 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम एल्काइंस को अम्पोलंग रिएजेंट के रूप में काम ले सकते हैं, जहाँ की एसाइल एनायन इक्विवेलेंट के रूप में एसिटिलीन एनायन काम में आता है। तो ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द सिंथेटिक इक्विवेलेंट फॉर द एसाइल एनायन इक्विवेलेंट। अन्य तरीके के संदर्भ में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।